डस्टलेस वाला बढ़िया दिख तो रहा था, साफ साफ दिख रहा था। और अभी अभी आती है चलेगी, लिखा जाए लिखना। एक्सरसाइजेस 15 एंड 16 exercises 15 and 16 provided a proof of theorem 15 provided a proof of theorem 15 कहे जो आपकी एक्सरसाइज 15 और 16 है वो आपको थ्योरम नंबर 15 का प्रूफ दे रही है। प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 15, फिल इन अ जस्टिफिकेशन जो खाली जगह दी गई है उसमें आप जस्टिफिकेशन को भरिए। फिल इन अ जस्टिफिकेशन फॉर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए, फॉर ईच स्टेप। इन्होंने किया क्या है, 15 से 16 दोनों को मिला करके इन्होंने थ्योरम नंबर 15 का प्रूफ लिखा हुआ है। थ्योरम नंबर 15 के प्रूफ को लिखते वक्त ये स्टेटमेंट को लिखते जा रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं इसका कोई जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है। जैसे हम कहें कि हम किसी चीज को प्रूफ करने के लिए लिख दें कि फॉर ऑल a comma b belong to the w implies that ab inverse also belong to the w। प्रूफ लिखने के दौरान इस बात को लिख दिए, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया हम ये प्रूफ किस बात पर लिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा दिस इज अ कंडीशन फॉर द टू बिकम्स अ सबस्पेस, ये बताना पड़ेगा। अगर हम कहीं पर चलते चलते लिख दिए कि वेक्टर a comma वेक्टर b belong to the w a plus b, यानी दोनों वेक्टर का सम also belong to the w। अगर ये लिख दिया तो हमको ये बताना पड़ेगा क्योंकि w is a subspace so closure property hold। इसके अलावा अगर कहीं पर हमने कुछ ऐसी बातें लिखी कि कोऑर्डिनेट c कोऑर्डिनेट ऑफ x is equal to a b1 वेक्टर प्लस a1 a2 वेक्टर b2 का c कोऑर्डिनेट, और हमने ये चलते हुए लिख दिया कि a1 c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 प्लस a2 c कोऑर्डिनेट ऑफ b2, ये लिख दिया। तो हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे, कैसे लिखा तब हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी चेंज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लीनियर। तो ये जस्टिफिकेशन ये छिपा ले रहे हैं, बाकी ये सारा प्रूफ लिख दे रहे हैं। अपने को वही जस्टिफिकेशन खाली लिखना है कि कौन सी बात किस तर्क के आधार पर कही जा रही है या लिखी जा रही है। अब आई बात समझ में? बहुत इजी था, वहां तुमको बस खाली लॉजिक खोजना था। अच्छा, अब पूरे न्यूमेरिकल को ब्लैक पेन से लिखना, जहां जस्टिफिकेशन लिखना होगा उसको रेड या ब्लू पेन से लिख देना, ठीक। और या तो फिर ब्लू से पूरा क्वेश्चन लिखो, जहां फिल इन द ब्लैंक यानी जस्टिफिकेशन लिखना है उसको ब्लैक से कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लिखना 15वें की शुरुआत। गिवन वेक्टर बी, अभी स्टेटमेंट चल रहा है, गिवन वेक्टर बी, और ये ना करना अलग से न्यूमेरिकल लिखना, अलग से सॉल्यूशन देना, इकट्ठे सब करो। 15 लिख करके न्यूमेरिकल को ब्लैक से लिखते चलो और उसी में जस्टिफिकेशन जो उसका सॉल्यूशन है उसको ब्लू से भरते चलना। गिवन वेक्टर बी इन वेक्टर स्पेस कैपिटल, एक वेक्टर स्मॉल v को दिया गया है जो किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल V का मेंबर है, ठीक, कॉमा देयर एग्जिस्ट स्केलर, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यहाँ पर स्केलर्स मौजूद हैं, कौन, x1, x2, up to so on, xn, such that कि हम इस बात को लिख सकें such that वेक्टर b is equal to x1 वेक्टर b1 प्लस x2 वेक्टर b2 प्लस up to so on प्लस xn वेक्टर bn, ठीक, because a, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा,
जरा हमको थ्योरम नंबर 15 एक बार बोल दो तो हम लिख लें। सही सही बोलना थ्योरम नंबर 15। थ्योरम नंबर 15 बोलना। लेट B इक्वल टू B1 लेट B कैपिटल B is equal to collection of vector B1, vector B2 and so on up to so on vector Bn, and C equal to and capital C is equal to collection of C1 collection of vector C1, vector C2 and up to so on vector Cn. be the basis of vector space. Be the basis of basis होगा basis basis be the basis of vector space B. vector space capital B. Then there is a unique and classroom. Then there exists, yeah, there is There is a unique. there is then there is A unique and classroom a unique n cross n matrix P B to C matrix capital P from B to C such that C coordinate of x C को अच्छा अब वो स्टेटमेंट लिखना होगा such that C coordinate of vector x is equal to P B to C P coordinate of into B coordinate of vector x। यही स्टेटमेंट है। अब सुनो इस स्टेटमेंट को देखो, इसी का प्रूफ ये लिखने चल रहे हैं, इसी का प्रूफ लिखना है। ये कह रहे हैं कि अगर कैपिटल B कैपिटल C दो बेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल V के, देन देयर एग्जिस्ट, तब यहाँ पर हमेशा मिलेगा अ यूनिक n क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल B फ्रॉम B टू C। तब यहाँ आपको एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स B टू C ऐसी जरूर मिलेगी कि ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसी को प्रूफ करना है। हम किए क्या, अगर आप ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिख सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल B के हर वेक्टर को जब मर्जी B कोऑर्डिनेट को C कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हो। इसी के प्रूफ के लिए इन्होंने शुरुआत की, हमको इस मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस दिखाना है। इन्होंने कहा गिवन स्मॉल वेक्टर B इन कैपिटल B। आप मानिए कि कोई एक वेक्टर स्मॉल b है जो आपके दिए गए वेक्टर स्पेस कैपिटल B में बिलोंग करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कैपिटल B में बिलोंग करता है तो कैपिटल B का बेसिस कौन है, B, इसलिए B के कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं क्योंकि हमको B से चेंज होना है किसमें, C में। अगर ये कहते हैं ना C टू B तो पहले हम क्या लिखते हैं, B बिलोंग टू कैपिटल B, तो B को हम C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। अभी आज किसके लिखे हैं, B के, क्योंकि B से जाना है किसमें, C में। ये कह रहे हैं माना स्मॉल b कैपिटल B का हिस्सा है, अगर ये कैपिटल B का है तो कैपिटल B के लिए बेसिस कौन है, कैपिटल B। इसका मतलब स्मॉल वेक्टर B को इस एलिमेंट के इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए देयर एग्जिस्ट x1 x2 सो ऑन xn सच दैट ये स्केलर ऐसे होंगे कि आप इस बात को लिख सको। आप इस बात को क्यों लिख पा रहे हो, बिकॉज क्यों लिख पा रहे हो इस बात को, हाँ ये बात तो जो लिख रहे हो कि वेक्टर B इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर Bn, क्यों लिख पा रहे हो, रीजन क्या है, क्योंकि ये B कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर B का जवाब तुम बहुत पहले ही बोल दिए, तुम लोग ध्यान नहीं देते। लीनियर कॉम्बिनेशन में जवाब हम बोल दिए शुरुआत में, बिना लिखे हम जवाब बोल दिए। क्योंकि अगर स्मॉल कोऑर्डिनेट निकालना है ना, अगर स्मॉल b कैपिटल V का हिस्सा है तो निश्चित तौर पर आपको x1 x2 xn स्केलर मिलेंगे कि आप वेक्टर B को x1 वेक्टर B1 प्लस x2 वेक्टर B2 प्लस xn वेक्टर Bn लिख सकते हो, क्योंकि B1 B2 and small b बेसिस के एलिमेंट है। हाँ, बेसिस के एलिमेंट because capital B is a basis of capital B। हम स्मॉल वेक्टर B को B1 B2 Bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि कैपिटल B कौन है, बेसिस है कैपिटल B का, तो कैपिटल B का हर एलिमेंट बेसिस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, अंडरलाइन मार्क यही भरना था वहां पर पहला। अब अगली बात देखना, मतलब इतना ऐसे न्यूमेरिकल का पार्ट है और ये इतना आंसर है जो भरा गया है। अब आगे की बात बढ़ा रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं, मैपिंग को अप्लाई कर रहे हैं इसी पर। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको C कोऑर्डिनेट चाहिए, ये
हमको सी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सी कोऑर्डिनेट का मतलब इस पूरे को, ये जो v है अभी ये किसके फॉर्म में लिखा गया है, b के फॉर्म, और हमको इसको लिखना है किसके फॉर्म, c के, तो हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आगे अब न्यूमेरिकल का हिस्सा शुरू हो रहा है, फिर वापस यहाँ ब्लैक पेन से लिखना, लिखा गया है अप्लाई द कोऑर्डिनेट मैपिंग, अप्लाई द कोऑर्डिनेट मैपिंग अप्लाई द कोऑर्डिनेट मैपिंग। अब आप कोऑर्डिनेट मैपिंग को अप्लाई कीजिए, डिटरमाइंड बाय कैपिटल सी, डिटरमाइंड बाय कैपिटल सी, वो कोऑर्डिनेट मैपिंग जो अब किससे डिटरमाइन होती है, इस नए बेसिस कैपिटल सी से डिटरमाइन होती है। अप्लाई द कोऑर्डिनेट मैपिंग डिटरमाइंड बाय कैपिटल सी, कॉमा करके लिखना, एंड ऑब्टेन्ड, और प्राप्त कीजिए, एंड ऑब्टेन, अब जो मिल रहा है उसको लिखने चलते हैं। हाँ उधर दिखने में दिक्कत होगी ना, चलो ये सब तो ठीक, मेन स्टेटमेंट यही है, ये हमको याद रहेगा। अभी न्यूमेरिकल का हिस्सा चलेगा। एंड ऑब्टेन सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा x1 इंटू सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर b1 प्लस x2 सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर b2 प्लस अप टू सम ऑन प्लस xn और इंटू सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर bn। अभी भी न्यूमेरिकल का हिस्सा चल रहा है, ठीक, बिकॉज अब B फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। समझ आ रहा है न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहे हैं, चल कैसे रहा है। उन्होंने हर बात खुद लिखी है, सारा प्रूफ लिखा, आप सिर्फ लॉजिक मान रहे कि मेरा हर स्टेप कैसे लिखा जा रहा है, किस रीजन से। बिकॉज क्या लिखे हैं, अगर ये b1 b2 bn या लाइन है सर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनते हैं ये भी अलाइन होते हैं। नहीं वो बनते हैं लाइन, लेकिन यहाँ जस्टिफिकेशन में वो बात नहीं है, यहाँ एल की बात नहीं है। हाँ LILD की कोई बात नहीं है। इस बात के बाद इन्होंने कोऑर्डिनेट मैपिंग को अप्लाई कर दिया, कोऑर्डिनेट मैपिंग अप्लाई करते इन्होंने वो बात लिख दी, क्यों लिख दी, रीजन, क्योंकि जो वेक्टर है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है। वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट मैपिंग जो आपने अप्लाई की वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, एक्चुअली इन्होंने ना एक स्टेप जंप मारा, ये नहीं था, ये नहीं था, वास्तविकता ये थी, C कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू, अब V को देखो, अभी हम V ही भर रहे हैं, A1 वेक्टर B1 प्लस A2 वेक्टर B2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN वेक्टर BN। अगर किसी ने कहा कि V का C कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब हुआ इस लीनियर कॉम्बिनेशन का C कोऑर्डिनेट, और इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने सीधे ये बात लिख दी, इसलिए लिख दिया ना क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट मैपिंग आपने अप्लाई की है, थोपी है इसके ऊपर, ये क्या होती है, लीनियर होती है, इसलिए आप बिल्कुल आप इस बात को इत्मीनान से लिख सकते हो। बिकॉज के बाद फिर यहाँ ब्लू पेन से लिखना, बिकॉज द कोऑर्डिनेट मैपिंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज के बाद लिखना, बिकॉज द कोऑर्डिनेट मैपिंग because the coordinate mapping is a linear transformation, because the coordinate mapping is a linear transformation। फिर हम इसको अंडरलाइन करें क्योंकि यही जगह भरनी थी। ठीक, अगला उसी न्यूमेरिकल में फिर आगे बढ़ रहे हैं। दिस इक्वेशन मे बी रिटन इन द फॉर्म, यही जो स्टेटमेंट है, दिस इक्वेशन मे बी रिटन इन द फॉर्म, यहां से दिस इक्वेशन
may be written in the form, आप इस इक्वेशन को एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फॉर्म जो इन्होंने दिया है वो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स का पहला कॉलम सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर b1, दूसरा कॉलम सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर b2, इस तरह से चलते हुए लास्ट का कॉलम सी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर bn, दिस इनटू x1 x2 x3 सो ऑन चलते हुए xn। ठीक, और इसे इन्होंने इक्वेशन नंबर 8 दिया है। इक्वेशन नंबर 8, बाय द डेफिनेशन ऑफ C, अब जो भरना है वो यहाँ C में भरना है। By the definition of नहीं लगाएंगे ना, by the definition, अब आगे भरना है C वाले पार्ट में। लीनियर कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देगा। वो स्टेटमेंट चाहिए जिस स्टेटमेंट पे ये बातें लिखी गई हैं, इसको हटा दें। इसके पहले जो लिखा है वेक्टर इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन हम सीख चुका सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। हाँ, तो लिखा है सी वाली डेफिनेशन कौन सी है? सी की कोई डेफिनेशन नहीं है, सी तो तुमको भरना है। एक्चुअली ये जो बीच में स्टॉपेज ए बी सी लग रहा है ना, वो जगह लग रही है जहां तुमको भरना है। यहाँ बाय द डेफिनेशन सी का मतलब कुछ नहीं है, बाय द डेफिनेशन आगे तुम अपनी वर्डिंग भरो, वो तुम्हारा तीसरा हिस्सा है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसीलिए उस तीसरे हिस्से को सी बाय कहा द है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन नहीं, वेक्टर इक्वेशन की डेफिनेशन ये नहीं होती। वेक्टर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, दैट नोन एज द वेक्टर इक्वेशन। किसी इक्वेशन में इंटीग्रल इन्वॉल्व हो जाए तो इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो वेक्टर इक्वेशन, ये वो नहीं है। सोचो, यही तो मेन बात है, आँख के आगे सब है, बस दिमाग दौड़ाने की बात है। ये बात कहीं पढ़ी गई है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसको भी स्विच कर सकते हैं हम लोग। स्विचिंग करना डेफिनेशन नहीं है। स्विचिंग करना तो तुमको एक छूट दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हो। जब आपकी मर्जी वेक्टर इक्वेशन से मैट्रिक्स में स्विच कर जाओ, आपकी मर्जी आप मैट्रिक्स से वेक्टर में स्विच कर जाओ, वो तो आपको एक छूट दी गई है कि एक सहूलियत है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। सर यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट ऑफ b1 सी कोऑर्डिनेट ऑफ b2 एक ही बेसिस का काम कर रहा है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ सी कोऑर्डिनेट ऑफ p b2c नहीं पहुंच पाओ। ये क्या लिखा है? ये मैट्रिक्स से कहा हुआ है। ये मैट्रिक्स सी ठीक नहीं, ये सिर्फ इतना लो, ये मैट्रिक्स, ये कौन है? ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वेक्टर कॉलम वेक्टर। याद करो कहीं पर एक डेफिनेशन पढ़े थे, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में ये बात आई थी कि अब आपको ax को बिल्कुल नए तरीके से नजर आएगा, और ax को वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स नहीं, वही तो डेफिनेशन थी। ये जो बात लिखी गई है, ये ऊपर वाली बात, ये कुछ और नहीं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इनटू वेक्टर। अगर इतने हिस्से को खाली देखो, सिर्फ इतने हिस्से को,
तो इतने हिस्से को तोड़ करके ये लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि मैट्रिक्स और वेक्टर का प्रोडक्ट की डिफिनेशन होती है। एक मैट्रिक्स और वेक्टर को जब आप आपस में प्रोडक्ट करते हो तो डिफिनेशन होती है, इट इज नथिंग, इट इज ओनली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द कोफिशिएंट या यूजिंग द एंट्रीज एज द कोफिशिएंट। जब आप इसकी एंट्री को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हो, याद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर जब शुरू हुआ था वहां पर मैट्रिक्स और वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनेशन दी गई थी, तो ये वो डिफिनेशन है, बिकॉज दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये लिखा जाएगा। अब आई बात समझ में, लिखना डिफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड वेक्टर। ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 8 माने रखना तुम लोग। डिफिनेशन ऑफ एक मिनट, x1 x2 चलते हुए xn, डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर, मैट्रिक्स एंड वेक्टर, और इसके नीचे हम फिर अंडरलाइन करते हैं। ऊपर की जो बात लिखी वो एक डिफिनेशन है कि आप किसी मैट्रिक्स और किसी वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट करते हो, सीधी सी बात है। रो बाई कॉलम वॉलम वाला जो रूल आता है ना, वो सब कुछ बाद की बात है। अभी तो हमको सीधे दिखा है एक मैट्रिक्स और एक कॉलम वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, और हम जानते हैं ये कुछ नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब भी जोड़ ही होता है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं, ये जोड़ हो रहा है। और जोड़ कैसा हो रहा है? जोड़ ऐसा हो रहा है कि आप इसकी कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो। कैसे? यूजिंग द एंट्रीज इन दिस वेक्टर एज द कोफिशिएंट। अच्छा, यूजिंग द एंट्रीज ना कहके यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्री कहा जाए। पहला कॉलम के साथ कौन बैठेगा? पहली एंट्री प्लस दूसरे कॉलम के साथ दूसरी एंट्री प्लस तीसरे कॉलम के साथ तीसरी प्लस nवें कॉलम के साथ nवीं एंट्री। और देखो ऊपर वही है कि मिल गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर। ये सी पार्ट था इसका पढ़ा गया। फिर आगे बढ़ो। दिस शो दैट, अब फिर न्यूमेरिकल का हिस्सा शुरू है। इतना ब्लू पेन से रहेगा, उसके बाद फिर ब्लैक पे आ रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, लिखना दिस शोज दैट द मैट्रिक्स ये दिखाता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है, दिस शोज दैट द मैट्रिक्स PB2C, मैट्रिक्स PB2C, ठीक, shown in 5, वो मैट्रिक्स PB2C जो आपको इक्वेशन नंबर 5 में दिखाई गई है, ठीक, satisfies C coordinate of vector B is equal to PB2C B coordinate of vector B। ये B2C थोड़ा ऊपर है, कंफ्यूज मत होना इससे। B2C ये बात आपको दिखाती है, ये जो अभी लिखा गया कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू x1 x2 xn। अच्छा गौर करो, x1 x2 xn कौन? x1 x2 xn कौन? नहीं, ये पूरा कॉलम वेक्टर की बात है। ये कॉलम वेक्टर कौन? इसका एक नाम है, कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? हाँ, B कोऑर्डिनेट, x का B कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो इसी बात को इन्होंने पलट करके ये लिख दिया, जो ये लिखे थे कॉलम वेक्टर, उसकी जगह पे इन्होंने ये लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं ये x1 x2 xn वो कोफिशिएंट थे जो इस्तेमाल किए गए थे जब x को b1 b2 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया था। तो इसीलिए इसको b कोऑर्डिनेट कहना आसान है, और वो हम कह सकते हैं। दिस शो दैट ये इंफॉर्मेशन जो अभी लिखी गई, ये आपको दिखाती है कि PB2C शोन इन इक्वेशन 5, जो आपको इक्वेशन नंबर 5 में ये मैट्रिक्स नजर आई थी, सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। वो इस इक्वेशन को हर हाल में क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, ठीक। आगे लिखना
for each vector v, for each vector v in कैपिटल V, ये मैट्रिक्स कैपिटल V में मौजूद हर एक वेक्टर V के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज द वेक्टर on the right side of 8, because the vector on the right side of इक्वेशन 8, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 8 में राइट साइड में वेक्टर पड़ा हुआ है, बिकॉज द वेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ 8 इज डी भरो, क्यों सेटिस्फाई करेगा, हर v के लिए क्यों सेटिस्फाई करेगा, कह रहे हैं राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 8 इज डी, क्योंकि वो x का b कोऑर्डिनेट है, इसीलिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भर देना इसी बात को, d के बाद भरना द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v रिलेटिव टू बेसिस कैपिटल V, ठीक, फिर इसको अंडरलाइन कर देगा। ये पूरी थ्योरम का प्रूफ है, बस और कुछ नहीं, बीच बीच से मेन प्लस पॉइंट इसके गायब कर दिए गए हैं जस्टिफिकेशन वाले। 15वां यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन थ्योरम का प्रूफ नहीं, थ्योरम का प्रूफ 16 पर कंटिन्यू हो रहा है, फिर 16वें में अटपटा है ना, एक बार में समझ नहीं आता कि आखिर पूछा क्या, करना क्या है। ये इंसान ने कौन, डेविड सीले? ये अजीब इंसान नहीं, सोचो इसको दिमाग कहते हैं कि किसी आदमी ने किताब लिखा, उसने थ्योरम के प्रूफ को इतनी चालाकी से इन्वॉल्व कराया कि थ्योरम के प्रूफ को कराते वक्त भी आपका दिमाग दौड़ जाएगा। अपने यहाँ किताब में थ्योरम का प्रूफ सपाट लिख दिया जाता है, और कभी कभी ना कुछ चीज़ें इतने शॉर्टकट में दौड़ा देते हैं, समझ नहीं आता, पढ़ते रह जाओ कि वो थ्योरम प्रूफ कैसे होती है, नहीं समझ में आता है, भारी भरकम चीज़ें हैं। 16 नंबर, सपोज कैपिटल Q, suppose capital Q is any matrix आप ही मानिए कि कैपिटल Q आपको दी गई कोई भी मैट्रिक्स, सपोज कैपिटल Q is any matrix such that the C coordinate of vector V is equal to this matrix capital Q into B coordinate of vector V, ठीक, for each vector V in capital V, और इसी को इक्वेशन नंबर 9 मान लेना। ये जो अब लिखा गया ना, ये पूरा इक्वेशन नंबर 9 कह रहे हैं कि आप एक मैट्रिक्स मानिए कि कैपिटल Q कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हर वेक्टर V बिलोंग टू वेक्टर स्पेस के लिए इस दिए गए इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करती है, ठीक। सेट जो सेट करने की बात करें वो सुनो, ये कह रहे हैं अब आप एक चीज सेट कीजिए, सेट ये कीजिए कि जो आपका वेक्टर V है उसकी जगह पर आप V1 कर दीजिए, सेट वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर V1, किसमें, इक्वेशन नंबर 9 में, इन 9 इक्वेशन नंबर 9 में वेक्टर V की जगह पर V1 को पुट कीजिए, ठीक। देन 9 shows that इक्वेशन 9 shows that दिखाता है, then equation 9 shows that the C coordinate of B1
is the first column ऑफ, तब ये इक्वेशन आपको दिखाता है कि जो आपका ये c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 होगा, ये पहला कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल Q, बिकॉज और बिकॉज के बाद अब पहला स्टेटमेंट कर रहा हूं, बोलो क्या पढ़ते हैं? क्या भरा जाए, सोच करके जवाब देना। रुके हुए हैं, जवाब का इंतजार है। क्यों ऐसा होगा कि आप ये बात लिख सकते हो, सपोज मानिए कैपिटल Q इज एनी मैट्रिक्स, कैपिटल Q कोई भी मैट्रिक्स है सच दैट जो इस प्रकार है कि वो इस लिखेगा इक्वेशन नंबर 9 कि c कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू कैपिटल Q मानी गई मैट्रिक्स इनटू b कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर v, इसको हर v के लिए सेटिस्फाई करती है। अब ये कह रहे हैं आप एक बात सेट कर दीजिए, जहां जहां आपने वेक्टर v रखा है वहां पर आप वेक्टर b1 रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 9। देन इक्वेशन नंबर 9 शोज दैट, तब इक्वेशन नंबर 9 आपको इस बात की गारंटी देता है या दिखाता है कि जो आपका c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 होगा वो इस मैट्रिक्स कैपिटल Q का पहला कॉलम होगा। क्योंकि कैसे लिख सकते हो कि ये उस मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा? सर v इक्वल टू b1 रखें चाहे b2 चाहे कुछ भी रखें, हाँ, तो एज ए तो ट्रीट हुआ, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो मैट्रिक्स बनाएंगे इसके कोऑर्डिनेट p b2c बनेगा, और p b2c के एलिमेंट को हम लोग b कोऑर्डिनेट c कोऑर्डिनेट आगे उनके बेसिस थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पाए सही सलाम। सुनो ना, जो कह रहा है वो करके देखो, अभी मजा आएगा। जो कह रहा है वो करो। b1c देखो c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 इक्वल टू, इन्होंने कहा b की जगह पर रख दीजिए, रख दिया हमने। c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 इज इक्वल टू हमारी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल Q, ठीक, और इनटू कितना b कोऑर्डिनेट ऑफ b1 मेरा, दिस इज इक्वल टू, अभी बार गौर करना, क्या लिखो हम अभी वाली लाइन में, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q और b कोऑर्डिनेट ऑफ b1 लिखो, b कोऑर्डिनेट ऑफ b1, हाँ b कोऑर्डिनेट ऑफ b1 क्या लिखोगे? चैप्टर खत्म हो रहा है, तुम लोग अभी तक b कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत गंदी बात है। सब कुछ भी मान लेंगे ना, अरे पीछे कुछ भी मान लोगे, पहला निकाले, पहले फर्स्ट एंट्री को छोड़ के सारे जीरो कर लेंगे, कुछ भी मान लोगे, पहले एंट्री एक बार मान 1 0 ये देखो ना, b1 को लिखो b1 b2 सो ऑन bn के लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या लिखोगे? इसको तो यही लिखेंगे ना, 1 इनटू वेक्टर b1 प्लस 0 इनटू वेक्टर b2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0 इनटू वेक्टर bn। ये बताओ b1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए कोफिशिएंट 1 0 0 0 इस्तेमाल हुआ, मतलब आइडेंटिटी पहला कॉलम इस्तेमाल हुआ। तो चाहे तो अब इसको लिखो ऐसा 1 0 0 सो ऑन 0, और चाहे दुनिया अब इसको लिख सकती है कैपिटल Q इनटू आइडेंटिटी का पहला कॉलम वेक्टर e1 मिला। अब Q इनटू e1 करते हो, याद करो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के पहले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कुछ और नहीं, आपको पहला कॉलम मिलता है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आई ना, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, ये किसका प्रोडक्ट है? मैट्रिक्स एंड वेक्टर। हाँ, मैट्रिक्स एंड वेक्टर का, और मैट्रिक्स और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है? कॉलम का, कॉलम्स कैपिटल Q के कॉलम का होता है।
तो जब तुम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे तो बताओ कैपिटल क्यू का पहला कॉलम भी तो चढ़ेगा, जी सर। बाकी तो सब कितने चढ़ गए, 0, जी। और कैपिटल क्यू का पहला कॉलम मतलब कौन, B1 हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया? जी सर। ये तो कनेक्ट करना है, पूरी थ्योरी मगजमारी करने का मतलब है ना आप इनकी अब हर एक बात को कनेक्ट कर सको। ये इसी बात की जो गारंटी चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस लिखे गए इक्वेशन में v की जगह पर b1 को सेट कर दिया तो आपको कैपिटल Q का पहला कॉलम मिलेगा। गारंटी दो कैसे मिलेगा, आपने इसकी जगह 10 सेट कर दिया तो आपको कैपिटल Q का 10वां कॉलम मिलेगा। हमको गारंटी चाहिए, कैसे साबित करोगे कि 10वां ही मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा? तो साबित करने के एक ही रास्ता है, लो तुम 10 कह रहे हो हम b10 भर देंगे। अब b10 भर दिए, b10 भरते ये हो गया b10 का c कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कैपिटल Q b10 का b कोऑर्डिनेट। b10 का b कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चौथा कॉलम है, 10वां कॉलम। यहाँ चिपकाओ 10वां कॉलम, 10वां कॉलम चिपकाओगे तो 10वीं पोजीशन पर तो 1 बैठेगा, लेकिन बाकी सारी पोजीशन 0। और हम जानते हैं ये कुछ और नहीं, ये मैट्रिक्स और वेक्टर का क्या है, प्रोडक्ट। मैट्रिक्स और वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो वो कुछ नहीं, वो मैट्रिक्स के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन करते वक्त सिर्फ 10वीं एंट्री का कॉलम जो होगा, 10वीं वाला इधर का 10वां कॉलम, इधर की 10वीं एंट्री करेस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई होगी, बाकी तो सब कैसे ही 0। तो चौथा कॉलम मिलेगा, 10वां ही मिलेगा। हो गया वेरीफाइड। ये आप समझ में आया? चलो लिखते हैं। हम सोचे कि तुम लोग इसको कर लोगे, लेकिन तुम लोग फंस गए इसमें बुरे तरीके से, इधर भी फंस रहे हैं ना। लिखना बिकॉज करके कहाँ गए, बिकॉज इज, बिकॉज अब ऐसे लिखना c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 इज इक्वल टू, हम पुट कर रहे हैं कैपिटल Q इनटू b कोऑर्डिनेट ऑफ b1, दैट इज, ये फिलिंग द ब्लैंक्स लंबा होगा, दैट इज c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 इज इक्वल टू कैपिटल Q इनटू 1 0 0 सो ऑन 0। ये यानी दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे आगे करते हैं, c कोऑर्डिनेट ऑफ b1 इज इक्वल टू कैपिटल Q इनटू वेक्टर e1। हालांकि तुम ये ना लिखना चाहो ना वेक्टर e1 तो यहीं से लिखो, दिस गिव्स, ऐसे ही लिखना है, ऐसे, दिस गिव्स फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल Q। ये आपको कैपिटल Q का पहला कॉलम देगा, सीधे लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखना कैसे देगा, इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है, याद रहेगा कि वो भी लिखा देंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर भी भूलने का होगा ना, ऐसे हिंदी में बोझ नहीं, सिंस 1 इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल Q प्लस 0 इनटू सेकेंड कॉलम ऑफ कैपिटल Q प्लस 0 इनटू सो ऑन। समझ में आ जाएगा, 1 इनटू फर्स्ट कॉलम, ठीक। अब आगे ना यही बात कंटिन्यू की गई है कि अगर आप b1 की जगह पर b2 भर देंगे तो आपको दूसरा कॉलम मिलेगा, अब वहाँ v की जगह पर b3 भरेंगे तो तीसरा मिलेगा। तो देखो आगे लिख दिया कंटिन्यूइंग वाले बात लिखना, सिमिलरली लाइन चेंज करके, सिमिलरली आगे ब्लैक पेंसिल न्यूमेरिकल पेंसिल, सिमिलरली फॉर k इज इक्वल टू 2 अप टू so on, फॉर k इज इक्वल टू 2 3 up to so on n, ठीक। the kth column of capital Q is, the kth column of capital Q is, आगे क्या दिया, the kth column of capital Q is B। भरो फिलिंग द ब्लैंक, क्या होगा kth column, वही एक कॉलम होगा, मतलब के कोई जो होगा, बोलो ब्लू पेन से क्या भरे हैं, 0 कॉलम टाइप का। हाँ kth कॉलम क्या होगा कैपिटल Q, BKC, हाँ वेक्टर BK का C C कोऑर्डिनेट होगा। अब आई बात समझ में, लिखना C कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर BK, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज कोई इसको ऐसे पढ़े के पगलवा दिए एकदम से, और कुछ नहीं। बिकॉज के बाद लिखना, बिकॉज C फिलअप करना है, C
बोलो कैसे कह दिए कि केथ कॉलम ये होगा, कैसे कह दिए कि केथ कॉलम नहीं होगा? बिकॉज ए ऊपर से प्रोडक्ट करके दिखा देना। ये यही लिख दो, बिकॉज बिकॉज ये अब की बार यहाँ बी की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? बी के सी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इनटू इधर से कितना बी के का बी कोऑर्डिनेट, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से दिस इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इनटू सीधे इस बार वेक्टर ई के लिख दें, चलेगा? मतलब 0 0 0 चलता रहेगा और केथ पोजीशन पर 1 आ जाएगा। ये यूनिकनेस दिखाने की बात थी, अगर गौर किए होते तो याद आया? ध्यान दिए थे कि नहीं? या सोचे थे भाई स्टेटमेंट फिर से अगली बार प्रूफ किया जा रहा है? नहीं ध्यान दिए थे यूनिकनेस पे? ये बताओ P(B2C) का एग्जिस्टेंस तो हो चुका था पहले ही पार्ट में, याद आया? फिर इन्होंने नई मैट्रिक्स को कैपिटल क्यू अडॉप्ट किया। ये सपोज कैपिटल क्यू इज एनी मैट्रिक्स, ये दिखाना चाहते थे कि यूनिकनेस होगा तो कल को कैपिटल क्यू चल करके खुद क्या बन जाएगा? P(B2C) बन जाएगा। और बन गया कि नहीं? क्योंकि कैपिटल क्यू ने भी अपना पहला कॉलम वही रखा जो P(B2C) ने रखा था, क्यू का दूसरा कॉलम वही आया जो P(B2C) का दूसरा कॉलम था, इसका केथ कॉलम वही आया जो उसका था। सारे कॉलम एक बराबर, तो क्या मैट्रिक्स अलग अलग हो सकती है? लिख देना आगे की लाइन, वही न्यूमेरिकल का हिस्सा है। फिर ब्लैक पेन से दिस shows that the matrix P(B2C), this shows that the matrix P(B2C), वही न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट बोल रहे हैं। This shows that the matrix P(B2C) defined by 5, वो मैट्रिक्स जो आपको इक्वेशन नंबर 5 में दिखाई गई है, डिफाइंड बाई 5 इन थ्योरम 15 इज द ओनली मैट्रिक्स, ये अकेली वो मैट्रिक्स होगी, इज द ओनली मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई कंडीशन 4, is the only matrix that satisfy condition 4, is the only matrix that satisfy condition 4। ये अकेली वो मैट्रिक्स होगी जो कंडीशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर देगी। इसके साथ चेंज ऑफ बेसिस 4.7 अपने हाथ में बने 16 सवाल इसके निपट चुके। बाकी जो बचे मैटलैब वाले होंगे, चेक कर लो, बाकी जो बचे मैटलैब के होंगे, और एक आध दो जो वैसे होंगे नॉर्मल प्रोग्रेस सारे मैटलैब है ना, बस ठीक। सुनो अब इसके बाद ना 4.7 के बाद इधर 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 गौर करना, 4.8 4.9 ये दोनों मेरे इस्तेमाल में नहीं आएंगे, ये दोनों। एक इसमें शायद वो होगा चेंज ऑफ नहीं, डिफरेंस इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होगा, डिफरेंस इक्वेशन यानी अप्लाइड पोर्शन, अप्लाइड पोर्शन का मतलब वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का डिफरेंस इक्वेशन वहाँ इस्तेमाल होता है। एक मार्कोव चेन का होगा, ठीक है। अपने इन दोनों को डन करेंगे और अब हम लोग सीधे सॉल्व कर रहे हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में इस दोनों चैप्टर से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल आएंगे ना वो मेरे किसी यूज में नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इस पर टाइम खोटा करेंगे बेमतलब का, कोई फायदा इस पर है नहीं। कभी जब जरूरत पड़ेगी तब मार्कोव चेन वगैरह फिर से एक बार पढ़ लिया जाएगा। उसके लिए जो स्टैटिक्स की जानकारी है वो एक जगह फाउंडेशन कोर्स पे इकट्ठी की जाएगी। फिलहाल के लिए अभी ये दो चैप्टर डन करते हैं, ठीक। इसको इसी पर रोको कि सप्लीमेंट्री मर्ज करें, इसमें सप्लीमेंट्री अलग से अपलोड करें, इसी में चलो सप्लीमेंट्री इसे ये एक काम करो, नहीं सप्लीमेंट्री का अलग से अपलोड करें, इसका इसी प्रूफ यहाँ चैप्टर खत्म है।